अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन केमिस्ट्री ट्यूटर। आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम का टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले दो साइंटिस्ट गुलबर्ग और वेज ने लॉ ऑफ मास एक्शन का कॉन्सेप्ट प्रपोज किया था। अगर हम इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन देखें तो ये अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करें तो किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड या रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के। तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास रेट है वो सिर्फ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड कर रहा है, रिएक्टेंट की क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, उनके एक्टिव मास पे डिपेंडेंट है। और एक्टिव मास हमारे पास क्या होता है, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर रिएक्टेंट के बहुत सारे मॉलिक्यूल पैसिवली पड़े होते हैं जो कि एक्चुअली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते हैं, वो एज इट इज़ रहते हैं, रिमेन इंटैक्ट रहते हैं एंड तक। जो एक्चुअली रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म होते हैं उस मास को हम एक्टिव मास कहते हैं। अगर इस इक्वेशन को हम हाइपोथेटिकली रिप्रेजेंट करें तो हम कहेंगे कि A मोल्स ऑफ A रिएक्ट विद B मोल्स ऑफ B रिवर्सिबली। यहाँ पर मस्ट हैव कंडीशन क्या है कि रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड होना चाहिए। तो हमारे पास C मोल्स ऑफ C और D मोल्स ऑफ D प्रोड्यूस हो जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं और राइट हैंड साइड पे हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। अगर इसको एक्सप्रेशन हम ड्राइव करें तो हमारे पास क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन और रेज टू पावर्स सम कोफिशिएंट्स। और ये जो कोफिशिएंट्स ए और बी स्मॉलर फॉन्ट्स में लिखे हुए हैं ये हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से ड्राइव किए हैं। इनको हम स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स भी कहते हैं। रेट जब हम एक्सप्रेशन लिखेंगे तो उसके लिए मस्ट होना चाहिए कि हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो। हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि ये क्या है हमारे पास रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट है। अगर हम यहाँ से ये टर्म ओमिट करें, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करें तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म आती है जिसे हम रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, कि एफ से इसको डोनेट करते हैं। अब हमारे पास ये सिंपल आ गया, आर एफ इज इक्वल टू के एफ और ए की कंसनट्रेशन और बी की कंसनट्रेशन। इसी तरह हम जब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लिखते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी की कंसनट्रेशन और डी की कंसनट्रेशन। यानी जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं वो जो बैकवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के तौर पे एक्ट करते हैं वो डिकम्पोज होते हैं और वापस रिएक्टेंट्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम ख़त्म करेंगे तो हमारे पास रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन आ जाएगा। और इक्विलिब्रियम पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट सेम हो जाती हैं, उन दोनों का रेट या स्पीड सेम होती है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बिल्कुल इक्वलाइज हो जाता है। जितना रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं उतना ही प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। तो हम कह सकते हैं आर एफ इज इक्वल टू आर आर। अगर हम इन दोनों कॉन्स्टेंट्स आर की जगह पुट कर दें पूरा के एफ, ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन, फुल एक्सप्रेशन को हम अगर पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाती है। रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन, हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, और रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन और हमारे पास रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आगे हमारे पास रिएक्टेंट्स और राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट्स आ गई। अगर इन दोनों कांस्टेंट्स को अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास एक और कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कहते हैं। और हम याद रखें जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करेंगे इक्विलिब्रियम हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शंस में ही इस्टेब्लिश होता है। अगर हम के एफ और के आर की जगह एक्सप्रेशन में से पुट करें तो हमारे पास के सी की वैल्यू आ जाएगी। के सी किसके इक्वलाइज है, के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, और प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या हैं, सी की कंसंट्रेशन एंड डी की कंसंट्रेशन और उनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स। और रिएक्टेंट्स हमारे पास क्या हैं, ए की कंसंट्रेशंस और बी की कंसंट्रेशंस। यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो न्यूमरेटर में आ रहे हैं और रिएक्टेंट्स डी न्यूमरेटर में आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं के सी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के। प्रोडक्ट जितना ज़्यादा होगा केसी की वैल्यू इतनी ज़्यादा होगी और हम कह सकेंगे कि जो रिएक्शन है वो कंप्लीशन की तरफ चला गया है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होने का मतलब है कि अभी बहुत सारा फॉरवर्ड रिएक्शन होना बाकी है।
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर हम सिंपल रिएक्शन से रिप्रेजेंट करें तो वो ये है कि जब हमारे पास हाइड्रोजन गैस आयोडीन गैस के साथ रिवर्सिबली रिएक्ट करिए तो हमारे पास 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन हो रही है। अगर हम इसे केसी एक्सप्रेशन में पुट करें तो केसी एक्सप्रेशन ये कहता है केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये 2 हमारे पास क्या है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो कि हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से लिया है, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स, और रिएक्टेंट्स हमारे पास क्या हैं हाइड्रोजन और आयोडीन। तो ये हमारे पास सिंपल सा केसी एक्सप्रेशन बहुत आसानी से ड्राइव हो गया है। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये हमारे पास कंसंट्रेशंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं और कंसंट्रेशंस हम हमेशा मोल्स पर डीएम क्यूब में लेंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम केसी को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। केसी अगर हम सिंपल डेफिनेशन देखें तो केसी इज़ अ रेशियो ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस। अब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन किसकी है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो कि हमारे पास न्यूमरेटर में आ रही है, और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे वो कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट्स शो कर रहे हैं, रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो से हम डिन्यूमरेटर में लेंगे, और हर एक रेज टू पावर ऑफ दियर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, और ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स वो हैं जो कि हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से ड्राइव किए हुए हैं। जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी है इसे हम के ई क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और केसी हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, यानी हर स्पेसिफिक टेम्परेचर के लिए केसी की स्पेसिफिक वैल्यू होती है। अगर हम रेंज ऑफ टेम्परेचर लेंगे तो हमारे पास रेंज ऑफ केसी वैल्यूज़ आ जाएंगी। कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे हम इक्विलिब्रियम जो एक्सप्रेशन है वहाँ पे केसी को में जो कंपोनेंट्स या स्पीशीज़ हैं उनको शो नहीं कर रहे थे। जब हम सॉलिड सब्सटेंस लेते हैं, प्योर लिक्विड लेते हैं, या हम सॉल्वेंट लेते हैं और उसमें सॉलिड और लिक्विड को डिज़ोल्व करते हैं, तो इन केसेस में हम केसी एक्सप्रेशन में स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करते। केसी हम मोस्टली जो है वो ले रहे होते हैं गैसियस सब्सटेंसेस के लिए। तो हमारे पास ये सिंपल सा एक ग्राफ यानी आपके पास कंपैरिजन आ गया कि आपने कौन से ऐसे केसेस लेने हैं जहाँ पे आप सॉलिड, प्योर लिक्विड या सॉल्वेंट ले रहे हैं तो आप वहाँ शो नहीं करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑनलाइन केमिस्ट्री ट्यूटर। प्लीज़ सब्सक्राइब टू सपोर्ट अस।